हेलो एवरीवन। आज हम गॉस लॉ में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड एंगल किस तरह से निकाला जाता है वो देख लिया था। अब एक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं कि सपोज ये एक डिस्क है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क है सर्कुलर, और इस पॉइंट पे इस डिस्क का जो एंड है वो सारे एंड मिला के यहाँ पे एक कोन शेप बनाएंगे। सपोज उस कोन का हाफ एपेक्स एंगल थीटा है, तो ये इसकी रेडियस हो गई। तो ये पूरी जो सरफेस है ये यहाँ पे 2 थीटा एंगल का एपेक्स एंगल का कोन बना रहा है। तो ये एंगल कौन सा है? 2D वाला, यानी प्लेन एंगल है। अब हमें ये बताना है कि ये जो सरफेस है वो इस पॉइंट O पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करती है। तो सॉलिड एंगल निकालने का तरीका होता है इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। थीटा क्या है? हाफ ऑफ एपेक्स एंगल, कि जिस भी डिस्क की वजह से निकालना हो उसकी वजह से जो कोण है उसका अपेक्स एंगल का हाफ यहाँ पे ले लेंगे, तो उसकी वजह से ये सॉलिड एंगल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिस्क यहाँ पे सपोज 60 डिग्री का टोटल एंगल बना रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा इस डिस्क की वजह से? 2 पाई 1 माइनस कोस 30 लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस √3/2। स्टेरेडियन। अब सपोज मैं इसकी रेडियस को इंक्रीज करता जाऊं, तो एक पॉइंट पे जब इंक्रीज करते करते ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी रेडियस। इफ r टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये जो कोन बनेगा उसका एंगल कितना हो जाएगा? एंगल थीटा विल अप्रोच टू 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा जो है एक तरह से इस तरह से अपेक्स एंगल ये पूरा बनेगा। ये पूरा मिलके अगर इनफाइनाइट हो गया तो हाफ ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हाफ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो हाफ ऑफ अपेक्स एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा अगर ये डिस्क बड़ी होती, अगर इनफाइनाइट होने लगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम सॉलिड एंगल रख देंगे 2 पाई 1 माइनस कोस 90। तो ये कितना? कोस 90 की जगह होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। तो वो किस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये एक डिस्क है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट इसके पास में, यानी यहाँ से जब देखूंगा तो इसके एंड कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो इस तरह से एक डिस्क और रख दो इतनी बड़ी यहाँ पे, तो साइड में अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट लूंगा तो रिलेटिवली मैं किस तरह से ले सकता हूँ? इसको इनफाइनाइट नहीं शो करके इन दोनों डिस्क के बीच में डिस्टेंस बहुत कम कर दिया, तो इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा वो साइड में से तो बहुत कम निकलेगा। जो भी फ्लक्स निकलेगा या तो इस डिस्क से निकलेगा या इस डिस्क से। तो ये दोनों डिस्क मिला के एक तरह से इसको एनक्लोज कर रही है। तो टोटल ये इंटरनल पॉइंट हो गया, टोटल एंगल होता है 4 पाई। तो दोनों मिला के इस पे 4 पाई स्टेरेडियन एंगल सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं, जो हम कल लेक्चर में देख चुके हैं। तो एक कितना करेगा? 2 पाई। तो इस तरह से प्लेन एंगल अगर हमें दे रखा है तो हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, उसकी वजह से किसी एनक्लोज्ड सरफेस पे फ्लक्स किस तरह से निकाला जाता है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज Q है और इसको 3D में ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एक शेप से इनक्लोज कर लिया, 3D में है ये। तो मुझे देखना है कि सपोज इसका कुछ पार्ट ये है, इतना सा ये पार्ट हो गया 3D में। टोटल एरिया कितना हो गया? A। मुझे देखना इस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी,
अब ये जो भी एनक्लोजिंग सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हर एक पार्ट का इस चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन मैं इसका किसी एक पार्ट जो है, ये मैंने बोल दिया ए एरिया का है, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स जो भी होगा उसका कुछ पार्ट है, ये फील्ड लाइंस निकलेगी, तो इन फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स निकलेगा। तो इन चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में दूंगा, अगर एक छोटा सा ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है एरिया, ये छोटा सा एलिमेंट इससे r डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे, ये एरिया r2 डिस्टेंस पे, तो इस तरह से अलग अलग कोई एक डिस्टेंस हो सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके, जैसे ये एरिया एलिमेंट हो गया dA1, इस तरह से dA2, dA3, इस तरह से छोटे छोटे एरिया एलिमेंट हो गए। तो इस dA1 एलिमेंट से जो फ्लक्स निकलेगा इस चार्ज का, वो निकालते हैं। तो वो कैसे दूंगा, d इक्वल टू E डॉट dA, ये dA एरिया मान लिया, ये हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, E dA कोस थीटा। कोस थीटा क्या है कि इस dA से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर जो है ये इसका नॉर्मल इस तरफ है, तो एरिया की डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई थीटा एंगल हो गया। तो एंगल किसके बीच में है, ई वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल है, उसका कोस है। अब ई कैसे दूंगा, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि ये होता है KQ/r²। r क्या है, यहाँ से इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस dA एरिया से, ये हो जाएगा कोस फाई, लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया KQ साथ में dA, ये हो जाएगा dA कोस फाई कोस थीटा अपॉन r²। अब ये एक्सप्रेशन हमने कहीं देखा था, ये dA कोस एरिया क्या, कोस थीटा क्या हो गया, dA जो भी एरिया एलिमेंट है उसका परपेंडिकुलर जो एरिया एलिमेंट होगा वो होगा। तो परपेंडिकुलर एरिया A परपेंडिकुलर अपॉन r², तो ये किसके इक्वल हो जाता है, पूरे टर्म मिला के ये हो जाएगा d सॉलिड एंगल, कि ये एरिया एलिमेंट इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है। किस तरह से दूंगा मैं, कि यहाँ से इसको कौन बना लिया, इस कौन का एंगल है d, इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से। तो d कितना आ गया, KQ इंटू जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो। अब इस पूरे एरिया की वजह से निकलना है, तो फाई टोटल कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ d करूंगा इस पूरे एरिया से। तो कैसे करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ KQ इंटू, K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो KQ बाहर आ गया। और सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कि ये पूरा एरिया जो है वो कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करेगा। तो पूरा एरिया, जैसे यहाँ से मैंने लाइन बनाया, ये यहाँ पे लाइन बनाया, इस तरह से इसके डिफरेंट जो पेरिफेरी है 2πr, वहां से लाइन खींच के ये कौन बनाएगा, इसका टोटल एंगल हो गया सॉलिड एंगल ये। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, इस पूरे एरिया की वजह से जो भी एंगल बन रहा है, तो ये हो गया 5। तो ये रिजल्ट हमें ये याद रखना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी गिवन एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कैसे निकालते हैं, K Q क्या है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू ये सॉलिड एंगल कौन सा है, उस गिवन एरिया का पॉइंट चार्ज पे सबस्टेंड होने वाला सॉलिड एंगल। तो अगर सपोज ये पॉइंट इंटरनल पॉइंट है, ये पूरी क्लोज्ड सरफेस होगी, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा है, तो केस 1, इफ चार्ज इज इनसाइड सरफेस के अंदर होगा, तो ये फाई कितना होता, सॉलिड एंगल कितना होता है, हमने देखा था 4π स्टेरेडियन होता है इंटरनल पॉइंट पे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया, KQ इंटू 4π, K को एक्सप्रेशन लिख देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट,
इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस हो, उसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा है, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी तरह से इफ केस 2, इफ चार्ज इज आउटसाइड क्लोज्ड सरफेस, कि ये क्लोज सरफेस ये होगी, चार्ज यहाँ पे है क्यू, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमने देखा था के क्यू इंटू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना होता है आउटसाइड पॉइंट की वजह से, जो होता है 0 स्टेरेडियन, ये हमने कल की डेरिवेशन में देखा था। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल ये 0 रखूंगा तो फाई कितना हो जाएगा 0। तो मतलब इंटरनल चार्ज की वजह से फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक्सटर्नल अगर चार्ज हो यानी किसी क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज पड़ा हो तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स 0 होता है। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से नेट फ्लक्स 0 कैसे होता है। कि ये सरफेस हमने ले ली, अब यहाँ पे चार्ज Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम देख रहे हैं कि ये फील्ड लाइन एक बार इस सरफेस को एंटर कर रही है और इस सरफेस को वापस एग्जिट भी कर जा रही है। ये फील्ड लाइन भी एंटर कर रही है और इसको एग्जिट कर रही है, ये एंटर कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे एग्जिट कर रही है, ये भी इसको एंटर कर रही है एग्जिट कर रही है। तो अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी सारी फील्ड लाइंस उसको एग्जिट भी करेगी। तो जब एंटर करती है तो हमने देखा था कि फ्लक्स क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, नॉर्मल बाहर की तरफ हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे फ्लक्स इनकी वजह से एंटर हो रही है, फील्ड लाइंस इनकी वजह से नेगेटिव होगा, लेकिन जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी यहाँ पे एग्जिट भी कर रही है। तो यहाँ पे ये फील्ड जो होगा फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से 0। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि कोई एक्सटर्नल चार्ज पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हर एक एरिया एलिमेंट पे, हर एक पार्ट पे फ्लक्स 0 होता है। टोटल सरफेस को जब सम करते हैं, पूरा फ्लक्स देखते हैं तो नेट फ्लक्स 0 होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ एरिया पे फ्लक्स 0 होता है। तो ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। और पॉइंट इंटरनल है अगर चार्ज क्यू, तो हम देखेंगे यहां से फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रही है, तो हमेशा एग्जिट कर रही है फील्ड लाइंस, तो हमेशा फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये एंटर कर रही है वापस, इसमें एग्जिट नहीं कर रही है इससे, इसलिए फ्लक्स कभी नेगेटिव या फिर वो नहीं हो सकता। तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा इस केस में। और कितना होता है फ्लक्स फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अभी हमने डेरिवेशन में देख लिया। तो अब गॉस लॉ का जो एक स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। नेट फ्लक्स ड्यू टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड internal as well
a closed Gaussian surface is equal to total charge net charge enclosed by surface divided by epsilon नॉट। तो इसका एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं एक बार। सपोज ये गॉसियन सरफेस इस तरह से हमने आर्बिट्ररी किसी भी शेप की एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड सरफेस मानेंगे तो उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसमें चार्ज Q1 है, Q2 अंदर पड़ा है, Q3 अंदर है, Q4 Q5। तो ये क्या बोल रहे हैं, नेट फ्लक्स ड्यू टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के इंटरनल चार्जेस ये है, ये एक्सटर्नल चार्जेस है। तो इन सब की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सब की वजह से रिजल्टेंट, ये पॉइंट याद रखेंगे सब। तो उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज या नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो चार्ज कौन सा ले रहे हैं, जो अंदर चार्ज है नेट वो लेंगे। इन सब को हम ऐड करके जो नेट चार्ज आएगा वो चार्ज ये हो जाएगा। तो Q एनक्लोज्ड नेट कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस एग्जाम्पल में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E डॉट ds ये फ्लक्स है और ये हमने इंटीग्रेट कर रहा है क्लोज्ड, यानी कि क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स हमने दिया। तो दो पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड में चार्ज ले रहे हैं वो एनक्लोज्ड होगा, यानी जो अंदर है, और नेट चार्ज है अंदर जितने भी अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है तो उनका नेट चार्ज निकालेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सप्रेशन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, Q1 प्लस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, इन सब की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। तो ये बात याद रखने की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे चार्ज ओनली इंटरनल क्यों लिया, यहाँ पे ये सारा क्यों लिया, क्योंकि जो Q1 Q2 Q3 की वजह से फील्ड तो ये फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से, लेकिन Q4 और Q5 की वजह से जो होगा वो नेट कितना होगा, अभी हमने देखा था 0 है। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है 0 हो जाएगा यहाँ पे इस टर्म्स में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेट इन सब की वजह से लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही गॉस लॉ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने की जरूरत है। एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। तो Q इनक्लोज की जगह यहाँ पे Q इन भी लिख सकता हूँ मैं। Q इन का मतलब क्या है, जो नेट चार्ज अंदर है वो सरफेस के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो गॉसियन सरफेस हमने मानी थी वो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए, किसी भी शेप की किसी भी साइज की हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज।
तो साइज क्या है, शेप क्या है, वो मैटर नहीं करता है। हर एक क्लोज्ड सरफेस के क्लोज्ड होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस कंडीशन में जो यहाँ पे Q है वो ओनली इंटरनल, राइट हैंड साइड में जो Q है वो ओनली इंटरनल है, जो अभी हमने पॉइंट बोल दिया था। Q in is net charge placed inside Gaussian surface। इसमें एक्सटर्नल चार्जेस आर एक्सक्लूडेड, उनको हम इस एक्सप्रेशन में नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की वजह से है। हालांकि यहाँ पे चार्ज ओनली इंटरनल ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर किसी चार्ज की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड is due to both internal as well as external point charges। तो अभी हमने यहाँ पे चार्ज जो लिया था वो पॉइंट चार्ज लिया था, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एक मार्कर जैसे इस पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज होने की ज़रूरत नहीं, एक्सटेंडेड चार्ज भी हो सकता है, यानी कि कोई लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है या फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इस तरह से कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी चार्ज है गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे कि गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं आए। तो अगर पॉइंट चार्ज कहीं पे है तो गॉसियन सरफेस उसके पास में से साइड में से निकालेंगे, उस पॉइंट चार्ज के थ्रू हम गॉसियन सरफेस नहीं निकालेंगे। तो फोर्थ पॉइंट ये है, गॉसियन सरफेस शुड नॉट कट एनी पॉइंट चार्ज। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज Q है, तो गॉसियन सरफेस हम इस तरह से नहीं मान सकते कि यहाँ पे इस चार्ज से पास हो रही है, क्योंकि ये नहीं पता लगाएंगे कि यहाँ पे अगर जैसे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है तो आधा अंदर है आधा बाहर है, ये नहीं बता सकते कि कम्प्लीटली 50% अंदर है या 60% अंदर है। तो जो इंटरनल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हम प्रिसाइजली नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से ये अलाउड नहीं है। हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इसके साइड में से ऐसे ले लेंगे जिससे कि पूरा चार्ज यहाँ तो अंदर आ जाए या फिर पूरा चार्ज बाहर आ जाए। तो इस चार्ज से कोई भी गॉसियन सरफेस हम पास नहीं कराएंगे अगर पॉइंट चार्ज है तो। लेकिन अगर एक वायर है कोई, इस वायर पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो गॉसियन सरफेस अब इसमें से पास करा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल लेंथ हम निकाल सकते हैं L इन, ये L आउट हो गया एक्सटर्नल लेंथ। तो इंटरनल लेंथ हमें पता है, तो इंटरनल चार्ज कितना है वो हम देख सकते हैं। तो अगर कोई लीनियरली एक्सटेंडेड चार्ज है या कोई शीट है इस तरह से जहाँ पे चार्ज हमारा प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर कोई वॉल्यूम है इस तरह से कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको ये क्रॉस कर सकता है अगर हमें पता है कि कितना परसेंटेज पोर्शन अंदर है। तो ये पॉइंट हम लिख देंगे, बट इट कैन इंटरसेक्ट अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि हमें ये नहीं पता कि गॉसियन सरफेस लेनी है तो किस तरह से होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस होती क्या है, कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस है इनक्लोज्ड, फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमने कोई इमेजिनरी इस तरह से सरफेस मान ली है, उसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे। तो अब फ्लक्स किस तरह की माननी है, यानी कि जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी, या आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है। तो हम गॉसियन सरफेस को इस तरह से लेंगे कि हमारा फ्लक्स निकालने में हमें दिक्कत ना हो। तो फ्लक्स निकालने के लिए कैलकुलेशन में इजी हो, उसके अकॉर्डिंग केस टू केस गॉसियन सरफेस वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया कि एक ये इस तरह से एक हेमिस्फीयर है होलो, तो ये इसकी क्लोज्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस होगी जो ऊपर ढका हुआ है, और नीचे ये कर्व्ड सरफेस ये होगी। तो इस सरफेस के जस्ट पास में यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे ये रेडियस हो गया, रेडियस कुछ आर मान लिया मैंने, और ये जो डिस्टेंस है एक्स इस सरफेस के जस्ट बीच में रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस इस सरफेस से कितना ऊपर है, एक्स है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू आर, मतलब इस सरफेस के जस्ट पास में ये पॉइंट रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है कि ये सरफेस जो प्लेन सरफेस है S1, और ये कर्व्ड सरफेस जो पूरी है इसको S2 बोल दिया, S1 और S2 से कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस चार्ज का। तो ये कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम से हम इसको एक एनक्लोज्ड चार्ज बनाएंगे। तो किस तरह से मान सकते हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड करके ये स्फीयर को कंप्लीट कर लें, तो जैसे ये हाफ स्फीयर है उसी तरह से एक होलो हाफ स्फीयर ऊपर आ गया, तो ये चार्ज इंटरनल हो गया। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि इस जो कंप्लीट स्फीयर है इसके जस्ट बीच में रखा हुआ है ये चार्ज, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस बहुत कम है, यानी जस्ट इस सरफेस के पास में रखा हुआ है। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर के जस्ट पास में रखा हुआ है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि ये इंटरनल चार्ज हो गया, तो फ्लक्स टोटल कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटरनल चार्ज Q, टोटल चार्ज इस सरफेस के पूरे के अंदर कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स किस में से जा रहा है, एक तो इस नीचे वाले हाफ से जा रहा है और ऊपर वाले हाफ से जा रहा है, और बीच में रखा हुआ है तो सिमेट्रिकल है, तो जितना फ्लक्स इसमें से जाएगा उतना फ्लक्स इसमें से जाएगा। तो किसी एक हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ टोटल फ्लक्स, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने निकाल दिया। अब इस सरफेस से कितना जाएगा, देखो कि ये क्लोज्ड सरफेस है, तो फील्ड लाइंस यहां से इस तरह से जाएगी, जैसे ये तो 3D में पूरी फील्ड लाइन बना दी मैंने, जितनी फील्ड लाइंस नीचे वाले में से जा रही है उतनी फील्ड लाइंस ऊपर वाले से जा रही है, इसलिए फ्लक्स जो है वो हाफ हाफ मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये क्लोज्ड सरफेस है जो हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे मानते हैं फ्लक्स निकालने के लिए एरिया की, आउटवर्ड। तो ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इस सरफेस की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ, तो हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इस एरिया की डायरेक्शन इस तरफ और फील्ड लाइन नीचे जा रही है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो फील्ड लाइंस इस हाफ से निकल रही है वो इस सरफेस से निकलेगी, इस सरफेस में एंटर करेगी जो प्लेन है, और कर्व्ड सरफेस से एग्जिट कर रही है। तो एंटर करती है, वहां पे फ्लक्स कितना हो जाता है, नेगेटिव। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस कौन सी है, S1, वो कितना हो जाएगा, माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, S2, ये हो जाएगा जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना फ्लक्स एग्जिट है, तो मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन
एग्जिट हो रहा है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जीरो एंगल पे है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज्ड सरफेस से जो हेमिस्फीयर है इससे नेट फ्लक्स कितना निकला, नेट S1 प्लस S2 पूरे कंप्लीट से ये हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो क्यों होंगे, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है तो जो भी पॉइंट चार्ज है वो इसके बाहर है, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे कि E डॉट एस जो है वो क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन जीरो है तो टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल गया, ये प्रूफ हो गया कि उस एक्सप्रेशन में जो फ्लक्स आएगा वो कौन सा होता है, नेट फ्लक्स आता है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन सरफेस किस तरह से मानी, पॉइंट चार्ज है तो हमने स्फेरिकल मान ली। अब यहाँ पे इस तरह से कि ये एक क्यूब है, इस क्यूब का जो ये सरफेस है, इस सरफेस के यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा है, आधा अंदर है आधा इसके बाहर है। तो मुझे निकालना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये इस जो ये सरफेस है इसके मिडिल पार्ट पे यानी इसके सेंटर पे है, और आधा इस क्यूब के अंदर है और आधा चार्ज इस क्यूब के बाहर है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है मुझे ओनली इस क्यूब से निकलने वाला। तो हम ये देख सकते हैं अगर यहाँ पे इस तरह का एक और क्यूब यहाँ पे और मान लूँ मैं, ये एक क्यूब और मान लिया, तो ये चार्ज क्यू जो है वो पूरा एनक्लोज्ड अंदर आ गया इन दोनों की वजह से, और ये सिमेट्रिकल बीच में है तो क्यूब 1 और क्यूब 2 इन दोनों से मिला के टोटल फ्लक्स कितना लगेगा, फ्लक्स 1 प्लस 2 ये हो जाएगा। क्लोज्ड सरफेस हो गया तो ये गॉसियन सरफेस होगी बाहर वाली, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस कंप्लीट से क्यू इन कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये सिमेट्रिकल बीच में है तो हाफ इसमें से जाएगा हाफ इसमें से जाएगा, तो इस क्यूब से कितना जा रहा है, 1 हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जो चार्ज इसका हाफ अंदर है उसकी वजह से एंटर तो कहीं से नहीं हो रहा है, ये ओनली एग्जिट ही होगा इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है तो बाहर से कहीं एंटर नहीं हो रहा है, तो एग्जिट हो रहा है नेट, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जिस तरह से सिचुएशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस देखते हैं। अगर क्यूब है तो पास में क्यूब रख दिया हमने, इस तरह से मानते हैं कि चार्ज को हमने क्या करना है, एनक्लोज करना है, और दूसरा सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्री से हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे जितना इसमें से जाएगा उतना इसमें से जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों चार्ज के लिए एक तरह से इक्वी डिस्टेंट है, एक सिमेट्रिकल पॉइंट है। नेक्स्ट, ये एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे एक रिंग है, इस रिंग पे चार्ज है, गॉसियन सरफेस का ये सेंटर है, ये इस रिंग का सेंटर हो गया। इस सेंटर पे ये जो रिंग का इंटरनल पार्ट है, क्योंकि इतना जो पोर्शन है ये वाला इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए और बी हो गया, तो ए और बी मिला के यहाँ पे 60 डिग्री एंगल सबस्टेंड कर रहा है। सपोज यहाँ पे ये अभी एंगल 90 डिग्री बोल दिया,
तो मुझे बताना है इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा अगर इस रिंग पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है रिंग की, आर दे रखी है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे चार्ज कौन सा निकालना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाहर वाले से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जो ए बी पार्ट है छोटा वाला, ये वाला जो आर के, इसमें चार्ज कितना है उससे मुझे मतलब है। तो चार्ज कितना होगा अगर मुझे पूरा चार्ज क्यू दे रखा है, सपोज कि इस रिंग पे पूरा चार्ज है, बाद में हम लैम्डा से निकालेंगे, पूरा चार्ज क्यू है, तो अंदर वाला चार्ज कितना होगा कि टोटल रिंग कितना एंगल बना रही है 360 सेंटर पे, और ये 90 डिग्री है। तो एक तरह से ये पूरी रिंग का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट पे और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे चार्ज कितना होगा Q/4, बाहर वाले पे कितना होगा 3Q/4, क्योंकि इस तरह से मैं 4 टुकड़े ले सकता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, हर एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा, टोटल मिला के 360। तो Q इन कितना हो गया Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मुझे लैम्डा दे रखा होता, Q नहीं देखे, तो मैं क्या करता, Q इन कैसे निकालता, इसकी लेंथ में निकालता, L दिया हुआ है, L कितना होगा, एंगल इनटू जो रेडियस है R इंटू थीटा, R थीटा किसमें, रेडियन में, π/2, तो ये हो जाता L, Q हो जाता लैम्डा इंटू L, तो लैम्डा R π/2, और फाई कितना हो जाता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा R π/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता। तो अगर चार्ज दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, हमें करना क्या है, कुछ भी कंडीशन दे रखी हो तो हमें बस इंटरनल कितना चार्ज है वो निकालना है, वो हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड एंगल निकालते वक्त एक ऐसा एग्जाम्पल कराया था कि सपोज ये 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर प्लेट है, और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो मुझे बताना है कि इस स्क्वायर प्लेट से इस चार्ज का कितना फ्लक्स निकल रहा है, पूरे चार्ज का, जैसे इधर भी जाएगा, कुछ फील्ड लाइंस इस प्लेट से निकलेगी, तो इस प्लेट से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है। तो ज्योमेट्री से मैं क्या मानूंगा कि इसको इनक्लोज करना है, गॉसियन सरफेस किस तरह से लूंगा, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह से मैं एक क्यूब बना सकता हूँ। साइड क्या होगी 20 सेंटीमीटर, जैसे ये दे रखा है, और ये चार्ज 10 सेंटीमीटर ऊपर है और इस सरफेस के सेंटर पे है, तो एक तरह से ये क्यूब के सेंटर पे आ गया। तो पूरा चार्ज एनक्लोज हो गया, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स टोटल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया। लेकिन जो टोटल फ्लक्स है ये पूरे क्यूब से निकल रहा है, तो क्यूब में इस तरह से कितनी प्लेट्स हैं, टोटल 6 सरफेसेस है, तो 6 से मिला के इतना जा रहा है, तो किसी एक से कितना जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्यू टोटल अपॉन 6 हो जाएगा, 5 टोटल अपॉन 6, तो 5 एक प्लेट, जो ये प्लेट होगी नीचे वाली, इससे कितना जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे इसको एनक्लोज करना है, सरफेस इस तरह से लेनी है कि जो गिवन सरफेस है उसी तरह की सरफेसेस होनी चाहिए, और सिमेट्रिकली मैं इनको इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ फ्लक्स में। अब हम देखते हैं कि कुछ जो अभी तक हमने डेराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज है या फिर रिंग है, तो वो गॉसियन सरफेस से एक बार उनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। तो कैसे करूँगा, r रेडियस का एक मैंने होलो स्फीयर मान लिया, इसकी रेडियस r है, तो इस स्फीयर का हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट इस Q से इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो गॉसियन सरफेस इसको मान लिया, तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, कैसा होता है Q E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E क्या है, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, वही तो हमें निकालना है। तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि सारे पॉइंट जो है इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा उतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, उतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे, तो पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड हम निकालने के लिए उसको E मान लिया मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाल दिया। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, तो इसको मैं टोटल कितना मान लिया, E कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ds Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट कैसे माना, क्योंकि सरफेस पे जो भी होगा वो सरफेस के हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट का होगा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा उतना यहाँ पर होगा, तो उसको एक कांस्टेंट मान के हमने बाहर ले लिया, और उस कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का हम निकालनी है। E ये क्या है कि गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, तो ये एक होलो स्फीयर है, इसका सरफेस कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि होलो स्फीयर होता है तो उसकी सरफेस जिसकी रेडियस आर है उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q इन कितना है, यहाँ पे इस सरफेस के अंदर Q पड़ा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E कितना हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने K बोल दिया, तो ये हो गया K Q अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज हो, उस पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हम सिमेट्रिकल एक होलो स्फीयर मानेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी कर रखा है, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस से हमने इसको वापस वैलिडेट भी कर लिया। और गॉसियन सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो अगर कभी फॉर्मूला भूल भी जाएँ तो इस तरह से गॉसियन सरफेस हम फटाफट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ होगा, और ये एनक्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया 0, तो इसलिए यहाँ पे डॉट में जो कोस थीटा आता था, कोस थीटा में कोस 0 रख के उसकी वैल्यू 1 रख दी, इस वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमने डायरेक्ट वो 1 वैल्यू मान के आगे हमने कर लिया था। तो गॉसियन सरफेस इस तरह से माननी है कि वहाँ पे जो ये कोस थीटा वाला कॉम्पोनेंट आए, या तो ये 0 हो जाए या 1 हो जाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है r रेडियस का, इसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस में 3D में। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि अगर एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, फर्स्ट क्या लेंगे कि अगर P पॉइंट यहाँ पे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो केस 1 एक्सटर्नल पॉइंट जो ये लिया था। अब यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे P पॉइंट पे जैसे पॉइंट चार्ज ले लिया था, तो वहाँ पे r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर मान लिया मैंने, बोलो इस तरह से। तो ये पूरा जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा।
अब वही E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो भी होगा एक्सटर्नल होगा, क्योंकि यहाँ बाहर से देखेंगे तो ये तो पूरे एक पॉइंट चार्ज के जैसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा रेडियली, इसकी वजह से जो भी होगा पॉइंट चार्ज की तरफ। तो हर एक पॉइंट पे सरफेस का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो और ई का डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे कोस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस थीटा 0 है तो यहाँ पे कोस थीटा 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ई है हमने सपोज मान लिया उसका मैग्नीट्यूड ई है, वही हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अभी हमें पता नहीं, लेकिन जो भी होगा उसको कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस को ई कोस थीटा मान लिया, ई डी एस कोस थीटा तो हो गया 1। ई बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो गया क्यू इन। सपोज इस पे टोटल चार्ज क्यू है तो क्यू इन कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं पे वही हो गया ई डॉट पूरी सरफेस का गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर हो तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से दिया जाता है जिस तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से दिया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज में भी हम निकालते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अगर पॉइंट इंटरनल पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट हो गया P, इससे R डिस्टेंस पे, तो इंटरनल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। तो P पॉइंट ये हो गया, इंटरनल पॉइंट में हमें निकालना है। तो यहाँ पे R रेडियस का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान ली, ये गॉसियन सरफेस। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट इससे सिमेट्रिकल है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट ले लिया डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कितना हो गया, यहाँ पे डी एस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड केस है, केस 2 इंटरनल पॉइंट। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो भी चार्ज है इस स्फीयर पे है तो अंदर तो चार्ज 0 हो गया, तो यहाँ पे क्यू इन 0 हो गया, तो ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज अगर होलो स्फीयर हो तो उसके इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है। किस तरह से देखा हमने, गॉसियन सरफेस है और बाहर वाले पॉइंट पे क्या होता है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई प्रपोजल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, ये ई हो गया, ये आर पे किस तरह से निकालेंगे, ये हो गया रेडियस। तो 0 से आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब आर पे जस्ट बार कितना होगा, जस्ट बार हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जस्ट बार तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, के क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वन अपॉन आर स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होगा। तो इस आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इससे जस्ट अंदर 0 है, जस्ट बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम किस तरह से दिखाएंगे, ये एक छोटा सा एक स्फीयर बना दिया, होलो स्फीयर। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन जो है वो r इक्वल टू रेडियस पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। इससे थोड़ा सा कम पे तो 0 होता है, थोड़े से ज़्यादा पे बिल्कुल एकदम शूट अप कर जाता है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को हम ये छोटे से स्फीयर से दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
solid sphere having uniformly distributed volume charge कि चार्ज कहाँ पे है? अभी ये पूरे वॉल्यूम में है, यानी कोई इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ है। कंडक्टर होता तो चार्ज बाहर आ जाता, वॉल्यूम में पॉसिबल होता ही नहीं। तो वॉल्यूम के अंदर है तो हम ये मानेंगे कि ये जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्टर नहीं है। आर इसकी रेडियस है, टोटल चार्ज क्यू है। तो केस 1 इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज यहाँ के सेंटर ओ से ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इसकी वजह से कैसे करूँगा? यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान ली, एक बड़ा सा स्फीयर मान लिया आर रेडियस का होलो स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हर एक पॉइंट पे एन वेक्टर इस सरफेस का एरिया वेक्टर और ई वेक्टर जो है जीरो एंगल बनाएगा, जो भी हमने देखा था। तो कोस थीटा तो 1 हो जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे इस सरफेस का हर एक पॉइंट इससे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E डी एस कोस थीटा 1, E कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, डी एस क्यू इन कितना है? इस सरफेस के अंदर चार्ज, ये पूरा स्फीयर इसके अंदर पड़ा है, तो क्यू इन हो गया टोटल चार्ज जो क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ये गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस एरिया कितना हो गया? आर रेडियस है इसकी गॉसियन सरफेस की, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज में आया था। तो किसी यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह से होता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सरफेस के लिए ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अब देखते हैं इंटरनल पॉइंट के लिए कितना है। केस 2 इंटरनल पॉइंट, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मान ली, स्फेरिकली मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से यूनिफॉर्मली होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस ये मान ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पे रेडियली होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। और गॉसियन सरफेस यहाँ पे यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल है, यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे? ई डॉट डी एस, तो थ्योरम लगा देंगे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है? इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? पूरे पे चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली है, तो इसके अंदर चार्ज कितना हो गया? सपोज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको तो पहले देख लिया, ई डी एस कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा 1 हो गया, ई डी एस। अब क्यू इन कितना आएगा? टोटल चार्ज क्यू है, वॉल्यूम में फैला हुआ, कितने वॉल्यूम पे? 4/3 पाई आर क्यूब। और इस अंदर वाली गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। तो 4/3 पाई कट हो गया, ये क्यूब आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हो गया ई, और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ई कितना हो गया? ये एक आर स्क्वायर से आर क्यूब कट हो गया, तो एक आर बचेगा। तो ये होगा क्यूब स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब।
के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, क्यू क्या है टोटल चार्ज, आर क्यूब कांस्टेंट है क्योंकि आर कांस्टेंट लिया हमने। स्मॉल आर वेरी करेगा इंटरनल पॉइंट के लिए, पास में कम होगा और दूर ज़्यादा होगा। तो आर पे किस तरह से वेरी करता है इंटरनल पॉइंट के लिए, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनली। और बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या था, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर था फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, और फॉर इंटरनल पॉइंट के लिए ये है। सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे वैल्यू रख देंगे आर इक्वल टू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, अगर इस फॉर्मूले से रखो तो कितना हो जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से रखो तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो किसी भी फॉर्मूले से, चाहे एक्सटर्नल वाले चाहे इंटरनल वाले से रखो, सरफेस पे वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अब ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है। अच्छा, यहाँ पे ई इन जो आया था वो आया था के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे बाहर ले लिया है ना। अब 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम स्फीयर का, क्यू क्या हो गया टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। तो यहाँ पे Q अपॉन 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यू की जगह में रो भी लिख सकता हूँ। तो E क्या आ गया यहाँ पे, E इन आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये एक दूसरा एक्सप्रेशन ये भी है, अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी हो रो, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये इंटरनल पॉइंट के लिए हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये r इक्वल टू रेडियस हो गया। इंटरनल पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू r था, तो 0 रखूंगा तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r है, r जब 0 रखूंगा तो e भी 0 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। और सरफेस पे कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये इस वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो 0 से इस वैल्यू को अप्रोच करेगा e प्रोपोर्शनल टू r। और बाहर अब किस तरह से वेरी करेगा, e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर, ये इनफाइनाइट पे 0 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ हो जाता है r इक्वल टू आर पे ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं बनाएंगे, ब्लैंक होलो स्फीयर इस तरह से, या फिर कोई सर्कल, ब्लैंक सर्कल, तो ये ग्राफ हो जाता है यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से। और इनके आगे जो और कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करके हम इनको अच्छे से समझेंगे भी। और अगर आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।